हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ मिल्टन को। आपको पता होगा इसे ही एज ऑफ प्यूरिटनिज्म भी कहा जाता है। ये 1625 से 1660 तक चली थी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे जो वर्क्स लिखे जा रहे थे उनके पीछे रीजंस क्या थे, भाई क्यों इसी टाइप के वर्क्स लिखे गए। फिर जो वर्क्स लिखे गए थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। मिल्टन की लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे। पोएट्री जो थी इस एज में उसको पढ़ेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री थी उसके पोएट्स को पढ़ेंगे, और कैवेलियर पोएट्री थी उसके भी पोएट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज ऑफ मिल्टन या एज ऑफ प्यूरिटनिज्म। फर्स्ट इज सिविल वॉर। द एंटायर पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय द सिविल वॉर, which divided the people into two factions. एक जो किंग के लिए लॉयल थे और दूसरे जो उसको अपोज करते थे। इंग्लिश पीपल हैड रिमेन्ड वन एंड यूनाइटेड एंड लॉयल टू द sovereign. The crisis began when James I, who was recoined the right of royalty from an act of parliament, gave too much premium to the divine right and began to ignore parliament, which had created him. The Puritans, who had become a potent force in the social life of the age, heralded the movement for constitutional reforms. The hostilities, which began in 1642, lasted till the execution of Charles I in 1649. These turbulent years saw the establishment of the Commonwealth, the rise of Oliver Cromwell, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, the confusion which followed upon his death, and finally the restoration of monarchy, जो कि 1660 में हुआ था. Next is Puritan movement. The Renaissance, which exercised immense influence on Elizabethan literature, was essentially pagan and sensuous. It did not concern the moral nature of man, and it brought little relief from the despotism of rulers. In Germany and England, the Renaissance was accompanied by a moral awakening, that greatest moral and political reforms which ever swept over a nation in the short space of half a century, which is meant by the Puritan movement. तो आप लोगों को अब समझ में आ गया कि प्यूरिटन मूवमेंट क्या थी और क्यों इस एज को एज ऑफ प्यूरिटनिज्म भी कहा जाता है। इसके दो चीफ ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके? प्यूरिटनिज्म के। और वो क्या क्या थे? फर्स्ट वाज पर्सनल राइटियसनेस, यानी सबको अपनी हक मिलना, सबको एक राइट मिलना किस चीज को करने के लिए। सोसाइटी के अंदर हर जो लेवल के लोग होते हैं उनके अपने राइट्स के बारे में बात करना। और उनका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सिविल एंड पर्सनल लिबर्टी। आसान भाषा में कहे तो इट एम्ड टू मेक मैन ऑनेस्ट एंड टू मेक देम फ्री, यानी कि ये मनुष्य को ऑनेस्ट बनाना चाहते थे और उसे आजाद भी बनाना चाहते थे, उसे आजादी देना चाहते थे कि भाई कोई उसके ऊपर दबाव ना हो। जैसे सोशल जो बाउंडेशन होती थी कि भाई एक टाइप के लोग हैं तो वो यही काम करेंगे। जो थिएटर्स होते थे उनमें सब लोग नहीं जा पाते थे, लोअर क्लास के लिए अलग थिएटर्स होते थे, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। तो ये सबको डिसोल्व करना था, तो इसके लिए क्या आया था? प्यूरिटन मूवमेंट। फ्रॉम अ रिलीजियस व्यू पॉइंट, Puritanism included all shades of belief. It became a great national movement. It also included English Chaucermen as well as extreme separatists, Calvinists, Covenanters, Catholic noblemen. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे एज के, जिस वजह से काम इन्फ्लुएंस हुआ कि काम के अंदर जो ट्रेड्स जो हमने देखे वो कहाँ से आए थे और क्यों आए थे। अब हम जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो देखेंगे जो लिटरेचर लिखा गया कि भाई उसमें क्या क्या चीजें मेनली मेंशन हुई, किन चीजों की बातें हुई या कि नहीं इग्नोर किया गया। पहला ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटनिज्म। The influence of Puritanism upon English life and literature was profound. The Puritan's integrity and uprightness is unquestionable, but is fanaticism. His morosity and the narrowness of the outlook and sympathies were deplorable. Puritanism destroyed human culture and sought to confine human culture within the circumscribed field of its own particular interests. यानी कि ये जो ह्यूमन का जो कल्चर था, जो चलता आ रहा था, उसको तोड़ के उन्हें एक अलग तरीके से रखना चाहते थे। भाई जैसे वो बहुत ज्यादा घिरे हुए थे चीजों से, पहले रूल से पहले क्या थे, लोग घिरे हुए थे, तो इन्हें आजाद करने के लिए हमें प्यूरिटनिज्म की जरूरत पड़ी।
pervaded poetry of this period. भाई अब क्या हुआ था कि लोग सोचने विचारने लगे थे, तो उस वजह से क्या हुआ, पोएट्री पे बहुत इफेक्ट पड़ा। पहले क्या होता था, जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स थे वो लिख देते थे अपने लव के बारे में, नेचर के बारे में, या जो वो फील करते थे, लेकिन अब लोगों से रिलेटेड वर्क्स आने लगे थे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। Despite diversity, the Elizabethan literature was marked by the spirit of unity, which resulted from the intense patriotism and nationalism of all classes, and their devotion and loyalty to the Queen, who had a single-minded mission to seek the nation's welfare. कि भाई जो हमारे राइटर्स थे और जो लोग थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो एलिजाबेथन जो पीरियड था ना, उसमें बहुत ज्यादा नेशनलिज्म था लोगों के अंदर। जो राइटर्स थे वो लिखते भी इसलिए था कि नेशनलिज्म को प्रमोट करे, लोगों को बताए कि तुम प्राउड हो कि तुम इंग्लिशमैन हो। तो वही सब यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ। क्वीन के लिए सबको नेशनलिस्ट बनाया गया, सबको लॉयल बनाया जाता था क्वीन के लिए, और क्वीन का एक ही मिशन होता था कि नेशन के बारे में सोचना, नेशन के लोगों के बारे में सोचना। ड्यूरिंग दिस पीरियड James I and Charles II were hostile to the interests of the people. The country was divided by the struggle for political and religious liberty, and the literature was as divided in spirit as were the struggling parties. This period is remarkable for the decay of drama. The civil disturbances and the strong opposition of the Puritans was the main cause of the collapse of drama. The actual dramatic work of this period was small and unimportant. The closing of the theatre in 1642 gave a final jolt to the development of drama. भाई इस समय क्या पता चला कि सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ना प्यूरिटन्स का बहुत अपोज हुआ, उस वजह से ड्रामा नहीं उभर पाया। इसमें पोएट्री तो बहुत फेमस हुई इस एज में, लेकिन ड्रामा नहीं कर पाया। जो ड्रामेटिक वर्क्स भी जो हुए वो बहुत छोटे थे और कुछ खास नहीं थे, इस वजह से ड्रामा बिल्कुल उभर ही नहीं पा रहा था। जो उसको धक्के मिलते रहे थे लोगों से, राइटर्स से। मोरओवर 1642 में थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया, और इसने क्या किया, जो बोलते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, तो ये वो लास्ट होप थी, वो भी बंद हो गई। तो ड्रामा बिल्कुल खत्म ही होता चला गया था इस एज में। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा कि इस एज के जो लिटरेचर थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, जो प्रेरणा मिली लिखने के लिए पोएट्रीज को, जो थोड़ा बहुत ड्रामा और प्रोज का वर्क्स लिखे गए, उनके लिए बेस कहाँ से मिला हमें, वो सब हमें अब तक समझ आया। अब हम जो यहाँ के इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे जॉन मिल्टन, उनकी लाइफ को थोड़ा देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। कहाँ पर हुआ था, ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन में। इनके पिताजी जो थे वो एक स्ट्रांगली प्यूरिटन विचारधारा को सपोर्ट करते थे और लिटरेचर और आर्ट के बहुत ज्यादा बड़े प्रशंसक भी थे। इन्होंने अपना बीए किया 1631 में एंड अपनी मास्टर्स की 1634 में। ये सब इन्होंने कैम्ब्रिज की, लंदन कैम्ब्रिज जो है वहां से किया था। While a boy at school, he himself tells us his books had kept him out of bed till midnight. At the university, he had shown the same uttering devotion to learning, and now during 6 years of almost uninterrupted seclusion, he was able to pursue his studious way undisturbed. Milton thus became a very great scholar. He left London in May 1638 and went by the way of Paris to Italy. However, he was prematurely recalled by news of the critical state of things at home. जिसपे ये कहते हैं, while I was preparing to pass over into Greece, the melancholy intelligence which I received of the civil commotions in England made me alter my purpose. For one thought it best to be travelling for my amusement abroad while my fellow citizens were fighting of liberty at home. He was back in London in 1639 after an absence of 15 months, and from 1640 onwards he was increasingly active as a supporter of the Puritan cause against the Royalists. As a pamphleteer, he became indeed one of the great pillars of this cause. Very unhappy of this,
and they had to take a divorce. In 1653, something terrible happened with him and he lost his sight, which was because of the overstress of work. And by the end of 1653, he became completely blind. और इनके बारे में कहा भी जाता है जो इनके अर्ली वर्क्स थे, प्रोज थे, वो इतने ज्यादा पब्लिश नहीं हुए, इतने ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए, जबकि इन्होंने अंधे होने के बाद जो काम लिखे थे वो लोगों को ज्यादा पसंद आए थे। अब इनके डिक्लाइनिंग ईयर्स में इनके पास कोई नहीं था, डाइवोर्स थे, बच्चे भी नहीं रहते थे इनके साथ। इन्होंने फिर से शादी करी। इनकी जो थर्ड वाइफ थी एलिजाबेथ माइनशल, वो इनके डिक्लाइनिंग ईयर्स में इनका ध्यान रखती थी। अब इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो थे पैराडाइज लॉस्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1667 में, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टिस, जो कि एक साथ हुए थे 1671 में पब्लिश। 3 years लेटर, यानी कि इनके सब पब्लिश होने के 3 साल बाद 1674 में मिल्टन की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर भी मिलेगी, तो उसे एक बार जरूर फॉलो करें। ये QR कोड स्कैन करें, आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएंगे। वर्ड मीनिंग सीखिए, लिटरेचर के रिगार्डिंग चीजें देखिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अर्ली पोएट्री जो मिल्टन ने लिखी थी। मिल्टन्स अर्ली पोएम्स एग्जिबिट ऑल दैट वाज बेस्ट इन एलिजाबेथन लिटरेचर। इनकी पहली पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि 1629 में पब्लिश हुई थी, दो इट वाज मार्ड बाय कंसीट्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ स्टाइल, इज द हाई वाटरमार्क ऑफ लिरिक पोएट्री इन इंग्लैंड। इसके बाद इनका वर्क आया था एल अलेग्रो 1633 में, पेंसरोसो 1633, कॉमस 1634, लिसिडस 1637 और आर्किडस। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। जो इनका एल अगेरो और पेंसरोस है are two distinguished poems of the Horton period. These poems are autobiographical and point the two sides of Milton's own temperament. जो कॉमस है, जो कि एक्ट भी 1634 में ही कर दिया गया था, marks a distinct stage in the development of Milton's mind. In it, Milton expresses puritanic moral zeal in the Renaissance form of mass. जो इनका लाइकिडस है, जो 1637 में पब्लिश हुआ था, is a monode on the death of Edward King, Milton's college friend. It is the conventional style of the classic pastoral elegy like Spenser's एस्ट्रोफिल। Besides these, इन्होंने कुछ सोनेट्स भी लिखे थे, जो कि हैं On His Deceased Wife, To the Nightingale, The Massacre in Piedmont और On His Blindness। अब मिल्टन के जो प्रोज थे उसके बारे में देखते हैं हम। Most of his prose was written during the middle period of his life, जो कि 1640 से 1660 तक है, when he was busy with public affairs. His prose works either deal with the personal business or public interest. In all, they consist of 25 pamphlets, of which 12 are in English and the remaining 4 are in Latin. In 1644, he wrote a rather poor tract of education. His tracts on divorce were occasioned when his wife deserted him. Areopagitica, a great and impassioned treatise on the freedom of the press, stands apart. It was written in 1644. Now next is later poetry, जो कि आखिर के दिनों में मिल्टन ने लिखा था और इसे ही इनके सबसे फेमस और एडमायर्ड वर्क्स भी बोला जाता है। Milton's finest poetry was written when he was blind and suffering. His noblest and finest works, Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistes, were written during this period. अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। Paradise Lost is an immense epic of 12 books and is the greatest book of its type in the language. The plan of Paradise Lost is admirable. It is a classic epic in 12 books. Milton combined in himself the erudition of a scholar with the genius of a poet. In form, it follows the strict unity of a classical epic. In theme, it deals with the fall of a man, but by means of introduced narratives, it covers the rebellion of Satan in heaven, the celestial warfare, and the expulsion of rebels. It is full of classical allusions and contains similes of the Homeric type. Paradise Lost is saturated with Milton's classical learning.
In the classical framework of epic, Milton expressed his Puritanic ideas, for his aim was to assert eternal providence and justify the way of God to man. In Paradise Regained, अब इनका जो वर्क है Paradise Regained is a sequel to the Paradise Lost. It opens with the journey of Christ into the wilderness after his baptism, and its four books describe the temptation of Christ by Satan and the answers and victory of the Redeemer. Its solemn beauty of quietude and a more savor style than that of Paradise Lost makes us feel in it that Milton had grown older. William Jerome Wright, the first, that is Paradise Lost, tells us how mankind is the person of Adam, fell at the temptation of Satan, and became an outcast from paradise and from divine grace. While the second shows how mankind is the person of Christ, withstands the tempter and is established once more in the divine favor. Christ's temptation in the wilderness is the theme, and Milton follows the account in the 4th chapter of Matthew's Gospel. Samson Augustus के बारे में पढ़ते हैं. It is a choral drama from the Greek model. It has threefold unity of time, place and action, and therefore it achieves a concentration seldom found in Elizabethan tragedy. It has therefore gained in concentration what it has lost in breadth. Samson in his blindness is described. He is called on to make sport for Philistines and overthrow them to the end. चलिए दोस्तों, अब हम मिल्टन ने जो पोएट्री लिखी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. पहले इनके बारे में थोड़ा जानिए. जॉन मिल्टन was the greatest English poet after Shakespeare. Hudson remarks him as, "In him we have a wonderful union of intellectual power and creative power, both at their highest. He is also a consummate literary artist whose touch is as sure in delicate detail as in vast general effect. He was a super poetic artist. His poetry is conspicuous for the following characteristics, जो कि हैं lofty conception. Milton had a noble conception of poet's vocation. According to him, a poet's life should be a true poem. That is, a poet should live pure and caste life. He writes, "He who would not be frustrated of his hope to write well in the laudable things ought himself be a true poem. That is, a pattern and composition of the best and honorablest thing." To him, poetry was a sacred vocation, as he always regarded his life as one dedicated to the purest and noblest ideas. He never lost sight of his life's mission. To Milton, poetry was not a mere intellectual exercise and diversion, but it was something solemn, sacred and sublime. दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए. वहां पे आपको वर्ड मीनिंग सिखाए जाते हैं रोज, और आपको लिटरेचर से रिगार्डिंग भी चीजें देखने को मिलेंगी. मेनली नेट को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब वहां मेंशन कर रहा हूं मैं. तो डू चेकआउट आवर पेज. आगे बढ़ते हैं अब हम. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्लिमिटी. Milton's poetry is sublime and majestic. It is the expression of a pure and noble mind, enriched by knowledge and disciplined by art. He lived a life of purity and austerity, and his poetry bears the unmistakable stamp of the nobility of his character. Milton's poetry has an elevating influence on the mind of the readers, and his influence is exercised not only by its lofty thought, but also by the grandeur of its style. इनके बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि Thou heardst voice whose sound was like these. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है लव ऑफ ब्यूटी. मिल्टन was possessed by a deep sense of beauty. He loved beauty in all its manifestations. He was attracted by the beauties of external nature. El Allegro and Penseroso testify to his love of nature. Nowhere is Milton's love of beauty better displayed than in his early poems. The beauty of virtue always made an appeal to Milton's religious temperament, and it has found an artistic expression in commerce. Love for the beauty of music finds expression both in El Allegro and Penseroso. In Book 4th of Paradise Lost,
Milton has nicely described the beauty of Adam and Eve, in whose looks divine the image of their maker shone. Satan too is described as a magnificent feature. कैसे किया उन्होंने? Proud and powerful, dignified and majestic. ये इन्होंने सेटन के बारे में कहा था. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है There was, besides the love of beauty, a deep strain of Puritanism in Milton's poetry. In his early poems, there is a harmonious combination of these two strains. There is nothing distinctively Puritan about El Algero and Penseroso, but it is noticeable that love has not been mentioned as one of the sources of felicity. In the later poetry, the Puritan voice assumes a strident note. Milton becomes a stern Puritan during the later period of his life, and his religious zeal almost kills his ह्यूमनिज्म. चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे द मेटाफिजिकल पोएट्री. थोड़ा सा इसके बारे में जानिए. ये जो टर्म है ना मेटाफिजिकल, ये पोएट्री में पहली बार यूज की थी डॉक्टर जॉनसन ने, और इन्होंने इसे बोरो किया था ड्राइडन के वर्क से. डॉक्टर जॉनसन सेज द मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल एंडेवर. यानी कि वो लोग थे, वो राइटर्स थे जो हमेशा सीखते रहते थे कुछ ना कुछ, और जब वो सीख रहे हैं कोई चीज तो वो दूसरों को भी सिखाएंगे. तो वो पूरा प्रोसेस था ना, उसी बेस्ड है मेटाफिजिकल पोएट्री. अब चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम. फर्स्ट वन इज डिलाइट इन नोवेल थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस. द मेटाफिजिकल पोएट डिजायर टू से व्हाट दे होप हैड बीन नेवर सेड बिफोर. They cared to be singular in their thoughts and were careless of their diction. These poets had their own thoughts and worked out their own manner of expressing them. Next is far-fetched images. A characteristic feature of metaphysical works is indulgence in dissimilar images or discovery of occult resemblance in things apparently unlike. These poets probably deemed it a passport to fame to say something unexpected and surprising in far-fetched images and hyperbolic expressions. Next is obscurity. In the task of trying to find the verbal equivalent for states of mind and feeling, the metaphysical poets made themselves difficult to understand. यानी कि ऐसे जरिए ढूंढने के चक्कर में जिससे वो अपनी बातों को समझा सके, वो अपने आप को बहुत डिफिकल्ट बना बैठे. इसके लिए कोलरिज कहते हैं The style of metaphysicals is the reverse of that which distinguishes too many of our most recent versifiers. The one conveying the most fantastic thoughts in the most correct language, the other in the most fantastic language conveying the most trivial thoughts. आगे बढ़ते हैं अब और पढ़ेंगे learnings के बारे में. The metaphysical poetry reveals the scholarship of its authors. A whole book of knowledge might be compiled from the scholarly allusions in Donne and Cowley alone. अब हम जान चुके हैं कि metaphysical poetry एक्चुअली में थी क्या. अब हम इसके प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास पहला नाम आता है जॉन डन का. इनका जन्म हुआ था 1537 में और 1631 में ये गुजर गए थे. He was the founder of the metaphysical school of poetry. ये याद रखना कि metaphysical school of poetry का फाउंडर कौन था, वो थे जॉन डन. And he is the greatest of the poets of this school. इनके कुछ famous works हैं, poems हैं, Fire and Angels, A Nocturnal upon Saint Lucia's Day, A Valediction, Forbidding Morning and Ecstasies. इन्होंने सोनेट्स भी लिखे थे, जैसे अ हिम टू गॉड द फादर, और इनकी एक बड़ी फेमस सैटारिकल पोएम भी थी जो थी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, जो कि 1600 में पब्लिश हुई थी. आगे पढ़ते हैं हम जॉर्ज हर्बर्ट. 1593 में इनका जन्म हुआ था और 1633 में ये एक्सपायर हुए. हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, यानी कि इनके गुजर जाने के बाद. इनकी जो इम्पोर्टेंट और फेमस पोएम है वो है द टेम्पल, जो कि 1633 में पब्लिश की गई थी. नेक्स्ट इज रिचर्ड क्रॉशो, जो कि 1613 में पैदा हुए और 1409 तक जिए. हिज बेस्ट वर्क इज इन स्टेप्स ऑफ द टेम्पल, जो कि 1646 में पब्लिश हुई थी. सम ऑफ हिज पोएम्स आर सेक्युलर बट ही इज एट द बेस्ट इन हिज रिलीजियस पोएम्स.
To him, religion meant everything. His poetry is noticeable for striking and fantastic conceits, for its religious fire and fervor. नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास हेनरी वॉन का, जिनका जन्म हुआ था 1622 में और 95 में ये एक्सपायर हुए थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे पोएम्स जो कि 1646 में पब्लिश हुई थी, सिलेक्स टिलेंस जो कि 1650 में, और थालिया रेडिविवा जो कि 1678 में पब्लिश हुआ था। इन बिगनिंग वॉन कंपोज सेकुलर पोएम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन। दीज आर पोएम्स, और जो ये दो पोएम इन्होंने लिखी थी बेन जॉनसन के इन्फ्लुएंस में, वो थी सिलेक्स स्किंटिलेंस और थालिया रेडिविवा। क्रोशो की तरह ये भी बड़े मिस्टिक थे। He was more at home in sacred than in secular verse. His works never rise to the heights attained by Groucho, but he had a considerable gift for fantasy and used it to decorate his serious poetry. Next is Abraham Cowley. इनका जन्म हुआ था 1618 में और 67 में ये एक्सपायर हो गए थे। He distinguished himself as a classical scholar. He was a man of versatile literary interests, और इन्होंने पोएम्स, प्लेस, एसेज सब कुछ लिखा। इनके कुछ एपिक रोमांसेस हैं, जैसे प्रेमस एंड थिस्बी जो 1628 में आया था जब ये सिर्फ 10 साल के थे, और उसी के 2 साल बाद यानी जब ये 12 साल के थे इन्होंने एक बड़ा फेमस वर्क लिखा था कॉन्स्टेंटिया एंड फिलेटस। इनकी कुछ जानी मानी पोएम्स हैं, द मिस्ट्रेस 1647 पब्लिश हुई थी, द डेविडियस 1656 और द पेंडेरिक ओड्स। अब जो इनका जो मिस्ट्रेस है ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं। He is important as a traditional poet of his period. Cowley was the last of the metaphysical poets, and in many respects he foreshadows the English classicists. He deserved to be numbered among the disciplines of tone. His knowledge of the ancient, whom he imitated, entitled him to be considered a humanist. Cowley's couplets foreshadows the 18th century heroic couplets, but they are not inspiring. His lyrics are often sweet and graceful. He is wholly neither with the songwriters nor with the clear and vigorous satirists of his age. But as the harbinger of Dryden and Pope, his work has a historical importance that must not be overlooked. अब मेटाफिजिकल पोएट्स के लास्ट पोएट पे आते हैं हम, जो कि है एंड्रू मार्वेल। इनका जन्म हुआ था 1621 में और 78 में ये एक्सपायर हुए थे। His poems, which were circulated in manuscripts during his life, have been described, जैसे कि एल्बर्ट ने कहा है, as the finest flowers of serious and secular verse. His works has the subtlety of wit, the passionate argument and learned imagery of the metaphysicals, combined with the clarity and control of the classic flowers of Johnson and the gracefulness of Cavaliers. His rhythms are flexible, his melody delicate. He loved nature and the freshness of gardens, and in all his works there is a high seriousness of absolute sincerity. तो अब तक आपने देखा दोस्तों कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी, उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स सभी मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली समझाए। अब अभी हमने जब मार्वल को पढ़ा तो वहां पे जिक्र हुआ था कैवेलियर्स का। अब हम कैवेलियर पोएट्री को पढ़ेंगे और उनके पोएट्स के बारे में जानते हैं। द कैवेलियर पोएट्स आर लिरिकल एंड डील चीफली विद लव एंड वॉर। ये इनफ है आपको पता करने के लिए कैवेलियर पोएट्री और पोएट्स किस टॉपिक के अराउंड लिखते होंगे। तो चलिए अब इनके पोएट्स के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट इज रॉबर्ट हैरी, 1591 से 1674 तक ये जिए। His 2 volumes of poems, The Noble Numbers, जो कि 1647 में पब्लिश हुआ था, and Hesperides, जो कि 1648 में पब्लिश हुआ था, are collections of short poems, जो कि sacred भी हैं और profane भी हैं। His lyrical power is characterized by freshness, passion, and felicity of expression. His poetry shows strong influence of Ben Jonson and the classics. It is remarkable for a keen enjoyment of nature and a fresh outlook upon life, जैसे To Athena, To Julia and Cherry Ripe। ये कुछ बेस्ट नोन शॉर्ट पीसेस हैं इनके। नेक्स्ट आते हैं हम रिचर्ड लवलेस पे,
जो कि 1618 से 1658 तक जिए। इनका जो वर्क है ना लुकेस्टा, जो 1649 में आया था, it contains some of his finest lyrics, such as To Althea from prison and To Lucasta going to the wars. His poems are simple and sincere and free from the cynicism of his day. Richard's poems are careless in workmanship, full of affected wit and gallantry, and are often rendered obscure by extravagant and grotesque conceits. Now we'll study Sir John Suckling, जो कि 1609 से 1642 तक थे. His ballad upon a wedding and Why So Pale and Wan found lover reflected his gaiety, generosity and wit. He is witty and humorous. His laughter is not coarse and cynical but is of pleasant and mercurial quality. तो दोस्तों अभी तक हमने कैविलियर पोएट्स तक सब कुछ कवर कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इस एज में थोड़ा बहुत प्रोज में काम हुआ था उसके बारे में, एसेज के बारे में पढ़ेंगे. जो एसेज और प्रोज के जो मेजर राइटर्स हैं उनको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे और उनके वर्क समझाऊंगा आपको, और सर थॉमस ब्राउन की पूरी लाइफ को समझेंगे. तो जरूर देखना उस वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं. थैंक यू गाइस, टेक केयर.